सच्ची मुठभेड़ में आप सबका स्वागत है। इस मंच की ओर से मैं सुदर्शन वशिष्ठ हिमाचल प्रदेश शिमला से आज आपके सामने एक काव्य संकलन लेकर प्रस्तुत हूँ। इस काव्य संकलन के कवि हैं सत्यनारायण सनेही जी, जो राजकीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महाविद्यालय संजौली में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनकी 3 आलोचना पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक अरसे से ये कविता लिख रहे हैं, मगर कविता में उनकी ये पहली किताब है। इनकी कविता ज़मीन की कविता है, गांव की कविता है। इनकी कविता में अनाज का गणित है, गाय बैल गोबर की गंध, चूल्हे का धुआं है। ग्रामीण जीवन के पुराने विश्वास, आस्थाएं, मान्यताएं और परंपराएं हैं। संयुक्त परिवार की अवधारणा का स्मरण किया गया है और बदलते हुए परिवेश में कवि घराट का आटा, कौदा, कोवणी, बाथू और जौ को बार बार याद करता है। इन्होंने लिखा है, लहरा रहे थे उसके खेत में कौदा, कामणी, बाथू और जौ। लहरा रहे थे उसके खेत में कौदा, कामणी, बाथू और जौ। जब दाखिल किया गया था उसे शहर के कॉलेज में, भेजता था बापू हर मास थैली, घराट में पीसा मक्की का आटा। इन कविताओं में पहाड़ भी है, पहाड़ पर बर्फ भी है, सेब हैं, देवदार हैं और पहाड़ का ये सफ़र किन्नौर की तरंडा ढांग से होता हुआ अंतिम गांव चितकुल और केदार तक जाता है। कविता की परिभाषा कवि ने कुछ यूं दी है, कविता आदमी की जिंदगी का एक जीवंत दस्तावेज है, जहां लिखी जाती है आदमी की जीवन गाथा, यहाँ कविता की भाषा बोलती है। आज जो पूरे ग्राम्य परिवेश पर इंटरनेट का साया पड़ चुका है, तो इनका काव्य संग्रह भी इंटरनेट गांव कविता से होता हुआ इंटरनेट में मेरा गांव कविता तक का सफ़र पूरा करता है, जिसमें इंटरनेट पर बच्चा अपना घर ढूंढ लेता है, मगर अपने दादा को नहीं ढूंढ पाता। अपने आंगन, रास्ते, गाय, सेब का बागीचे, मक्की की रोटी, देसी राजमा ढूंढता है। बच्चा सोचता है कि अब उसे घर गांव नहीं जाना है। दादा से वह फ़ोन पर बतियाएगा, तीज त्यौहार किसी बड़े होटल में पिज़्ज़ा और बर्गर के साथ मनाएगा। नहीं जाना पड़ेगा अब उस गांव जहां खानी पड़ती है कच्चे रास्तों की धूल, गोबर की गंध, जहां खुलती है रात सूर्योदय से पहले। इस तरह जो हमारे गांव में परिवर्तन आए हैं, उसका वर्णन इनकी कविताओं में मिलता है। नहीं बची चूल्हे में आग, जहाँ रोटी पकने के साथ हल होता था परिवार का। तलाश रहे सभी गूगल पर जीवन का सार। कुछ कविताओं जैसे माँ का विश्वास, माँ के जो में कवि अपने पुराने विश्वासों में और पुराने एहसास में लौटना चाहता है। वह महसूस करता है कि माँ अक्सर कहती वहाँ रहते हैं भगवान। माँ अक्सर कहती वहाँ रहते हैं भगवान। वह क्षितिज पार भगवान का एहसास ही था मेरी माँ का विश्वास। या एक और कविता के अंश है, हर नए वर्ष के पहले दिन बीजती है अम्मा जौ, रखती है उपवास 9 दिनों तक। अम्मा 9वें दिन बांधती हरे जौ पोटली में, क्रूर ग्रहों की शांति के लिए। पिछले दिनों माँ पर बहुत सारी कविताएं लिखी जाती रही हैं, लेकिन इधर पिता पर कविताएं लिखने का चलन भी हुआ है। स्नेही जी ने भी कुछ कविताएं पिता पर लिखी हैं। पिता 1, 2, 3, पिता का लोहिया आदि कविताएं पिता पर हैं, जिसमें वे कहते हैं, पिता उन्नत आकाश है, एक आदर्श व्याकरण है परिवार का,
जहाँ गढ़ी जाती हैं जीवन की परिभाषाएं। या एक और अंश है, उनके चले जाने पर ख़त्म होता है एक युग, बन जाता है अतीत स्मृतियों में या बदलते परिवेश का चित्रण। एक और है, खाना पैक होकर आता है बाजार से, पिता अग्नि पूजा के लिए चूल्हा ढूंढते हैं। उनकी पिता का लोहिया और कुछ बच्चों पर लिखी कविताएं भी पिता पर केंद्रित होती हुई मालूम पड़ती है। जब बच्चे बड़े होते या जब बड़ी होती बच्ची, इन कविताओं में भी पिता का ही चित्रण मिलता है। जैसे पिता की उम्मीद और चिंताओं के बीच धरती पर सरकते थाम कर अंगुली, बस्ता उठाए पहुँचते हैं स्कूल हर साल, भारी होते बस्तों, छोटे होते जूतों के बीच बड़े होते बच्चे। एक और है, घर में जन्म लेती बेटी, खुश होते पिता, जहन में उठते कई सवाल, नटखट बेटी अटखेलियाँ करती, पिता के हृदय में उगाती संवेदना का उद्यान। इनकी कुछ कविताएं पहाड़ पर भी हैं, जैसे पहाड़ का कवि, पहाड़ पर बर्फ, पहाड़ पर एक जगह समर हिल, पहाड़ और समुद्र, तरंडा ढांग चितकुल, आपदा के बाद केदार आदि। पहाड़ के का कवि ने लिखा है, पहाड़ का कवि नहीं लिखता लाल किले से देश को, संबोधित करते प्रधानमंत्री पर कविता, उसे नहीं पता कैसे चलता है मुंबई में फिल्मिस्तान। एक पहाड़ पर बर्फ में चित्रण किया गया है, पहाड़ पर बर्फ पड़ना जमीन का उपजाऊ बनना है, इसलिए हर साल 3 महीने लड़ता है मेरे गांव का आदमी इस करारी ठंड से। इसके बाद छितकुल तक पहुँचते पहुँचते कवि की सोच आशंकाओं से भर जाती है। कवि कहता है, हे छितकुल, कभी सोचा तुमने, जब आदमी खिलता रहेगा पानी और पत्थर से, सजाता रहेगा बाजार, स्खलित हो जाएंगे बर्फ के पहाड़, खतरे में आ जाएगी बसपा, कैसे बचेगा फाफड़ा ओगला, कैसे बनेगा चिल्टा, कैसे देवी माथी दूर करेगी भांजपन। कुछ कविताएं सेब, फल और देवदारों पर हैं। फल कविता में कवि ने कहा है, मैं कविता में फूल नहीं फल देखना चाहता हूँ, मैं कविता में फूल नहीं फल देखना चाहता हूँ। इस तरह सेब और कविता में, जहाँ सेब होता है वहाँ नहीं होती कविता, कविता वहाँ होती है जहाँ सेब नहीं होता। क्योंकि सेब के फूल अब रोटी रोजी से जुड़े हुए हैं, इसलिए कवि ने कहा है, सेब के फूल महज फूल नहीं हैं, उनके परांगण में छिपी है किसी की किस्मत, किसी की औकात, किसी की रोटी, किसी की रोजी। कुछ कविताएं नमक, निर्माण, अर्थ बदल रहे शब्द जैसी कविताएं भी हैं, जिनमें आदमी के रिश्तों पर बात की गई है। बढ़ता है जब नमक का स्वाद, बढ़ता है जब नमक का स्वाद, बदलती हैं सरकारें, साबित होती है वफादारी मक्कारी, रिश्तों की मिठास, धोखा और विश्वास। या एक और है, शब्द जो देते हैं जीवन को यथार्थ, एहसास को जमीन, जिस शब्द जो देते हैं जीवन को यथार्थ, एहसास को जुबान, कविता को आकार, अब मोबाइल स्क्रीन पर दौड़ रहे हैं। कुछ कविताएं इनकी सत्ता पर भी हैं, जैसे सचिवालय में जाते हुए, सचिवालय से लौटते हुए आदि। इनमें सरकार पर तीखा व्यंग्य किया गया है, जैसे काठ की मेज पर फाइलों में लिखा हर एक शब्द तय करता है विधि का विधान, काठ की मेज पर फाइलों में लिखा हर एक शब्द तय करता है विधि का विधान। या एक और है, यहाँ जारी होती नित नई अधिसूचनाएं, बड़े बैनर पर लोक कल्याण, प्रदर्शित होते जनसेवा के सरोकार, नहीं दिखती भावनाएं, नहीं जज्बात, होती है सिर्फ
कुर्सी की दरकार। इस तरह हम देखते हैं इस संकलन में कवि की एक नई सोच है, कविता का एक नया मुहावरा है, और इस दृष्टि से ये कविता जो आज एक तरह की कविता लिखी जा रही हैं उनसे बिल्कुल भिन्न है, और इस संकलन को अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। धन्यवाद।